नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मेघालय के खूबसूरत लेकिन दुर्गम इलाकों में इंदौर का एक युवा जोड़ा राजा और सोनम रहस्यमयी हालातों में लापता हो गया। एनडीटीवी संवाददाता रतनदीप चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे वो 12 घंटे जो इस जोड़े ने चेरापूंजी के पास नोंगरियात गांव में बिताए और जिसकी जानकारी अब गांव वालों और गाइड्स ने मेघालय पुलिस को दी है। इस रिपोर्ट में है सीढ़ियों का वो ट्रैक, आखिरी रात की बातचीत और सुबह जब सोनम और राजा आखिरी बार देखे गए। देखें रिपोर्ट। ये तस्वीरें चेरापूंजी के पास बसे उस गांव की है जहां आखिरी बार देखा गया था इंदौर के इस जोड़े को, सोनम और राजा रघुवंशी। 22 मई की दोपहर शिलांग के बालाजी गेस्ट हाउस से निकलने के बाद दोनों ने किराए की स्कूटी ली और सोहरा के होटल पहुंचे। वहां से निकलकर उन्होंने ऐसा रास्ता पकड़ लिया जो अब रहस्य बन चुका है। दोपहर 12:45। होटल में कोई रूम नहीं था तो बैग होटल में रखकर दोनों निकल पड़े एक अनजान ट्रैक की ओर। मावला खियात के इस पार्किंग में स्कूटी अब भी खड़ी है। यहीं से शुरू होता है 3000 सीढ़ियों का ट्रैक जो नोंगरियात तक 3 घंटे में ले जाता है। जो गाइड उन्हें वहां ले गया उसने कुछ अहम जानकारी दी। Lai bagi listing ini tu, nak topar lai drop macam homestay para, nak pergi par san bagi san listing ini tu. Nak kali agak apply tarik, tiga minggu wancau ni kumno, tiang em ni ngon, san bagi ni san listing ini. ये वही रास्ता है, नोंगरियात पहुंचने का रास्ता। वानशाई ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा, राजा से ज्यादा रास्ते में सोनम ने उससे बात की। शाम 5 से 5:30 बजे के बीच वो इस शिपारा होमस्टे में पहुंचे, कमरा देखा, खाना खाया और सो गए। Ông bà đang step in bản quả mình bấm luôn thì là điền ta thì là siêu và bài bấm nó tay phân xây đi xa đang là phân xây đi xa thì mình hay đi डबल डेकर रूट ब्रिज, मेघालय का सपना जो शिपारा होमस्टे के बेहद करीब है, लेकिन सोनम और राजा के लिए शायद ये आखिरी पड़ाव बन गया। Ibu pun kami ngam nong patai apa ni antara pun sau kita sendiri entah kita sendiri naik tu di wan hangi nak apa hangi tu apa tarum di ngalai pergi di ni siapa tarum। 23 मई की सुबह 6 बजे के बाद वो आखिरी बार देखे गए। 10 बजे जब 3 और टूरिस्ट उनके साथ चढ़ाई कर रहे थे, मेघालय पुलिस ने जिन लोगों से पूछताछ की है उनके मुताबिक वो नाम था गाइड अल्बर्ट का। और फिर रघुवंशी परिवार के लिए जैसे वक्त ठहर गया। ना कोई फोन, ना कोई लोकेशन, ना कोई सुराग, सिर्फ एक स्कूटी और कुछ अधूरी कहानियां। ये वो कमरा है जहां उन्होंने रात बिताई, ये वो सीढ़ियां हैं जिनसे वो लौटने वाले थे, और ये वो गांव है जो अब हर सुबह उनकी चर्चा से जागता है। एनडीटीवी को मिले चश्मदीदों और गांव वालों के बयानों से अब पुलिस उन आखिरी घंटों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सोनम का सुराग कब मिलेगा? एनडीटीवी के लिए रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। महू के अस्पताल में एक नाबालिग ने टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर नाबालिग फरार हो गई। टॉयलेट में नवजात का शव पड़ा था। सिस्टम जानकर भी अनजान बना हुआ था। ऐसे में टॉयलेट में पहुंचकर एक कुत्ते ने नवजात के शव को मुंह में दबाकर दौड़ लगा दी। फिर जो दिखा वो था सिस्टम की संवेदनहीनता का
डरा देने वाला नमूना। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल जहां मरीज सही और सुरक्षित इलाज की आस में आते हैं, गर्भवती महिलाएं अपने जिगर के टुकड़े को सुरक्षित तरीके से इस दुनिया में लाने के लिए इन अस्पतालों में आती हैं। लेकिन जब सिस्टम ही संवेदनहीन हो तो अस्पतालों से उम्मीद करना बेकार है। महू के मध्य भारत अस्पताल में आधी रात जो हुआ, उसने सिस्टम को शर्मिंदा कर दिया। शनिवार सुबह 5:30 बजे के करीब महू के सरकारी अस्पताल में कुत्ता एक नवजात के शव को मुंह में दबाकर दौड़ लगा रहा था और पीछे पीछे भाग रहे थे अस्पताल के वे कर्मचारी जो अगर मुस्तैद होते तो वो कुत्ता शायद अस्पताल के अंदर नहीं आ पाता। लंबी जद्दोजहद के बाद नवजात का 2 हिस्सों में बटा शव बरामद किया गया। जो मामला सामने आया उसने सिस्टम की संवेदनशीलता को कटघरे में खड़ा कर दिया। अस्पताल प्रबंधन की जुबानी पहले पूरी कहानी सुनिए। हाँ, एक रात में या अर्ली मॉर्निंग में कोई महिला आई है जिसकी डिलीवरी हुई है हमारे बाथरूम के अंदर, जो टॉयलेट, जो जनरल टॉयलेट जो है उसमें हुई है, और वो बच्चा वहाँ छोड़ के चली गई थी वहाँ पे। तो हमारी गार्ड ने बताया था, जो फीमेल गार्ड है, कि सर ऐसे ऐसे कोई एक बच्चा है, तो वो मृत अवस्था में है, तो उसको वहाँ छोड़ा हुआ है किसी ने, महिला ने। तो फिर उसके बाद में हम आए हैं यहाँ हॉस्पिटल, और फिर जो है उसके बाद में देखा है बच्चे को, और वो पुलिस को इन्फॉर्म किया है। गार्ड को पता था, इन साहब को भी पता था कि टॉयलेट में नवजात का शव है। इसके बाद भी कुत्ता उस टॉयलेट तक जा पहुंचा जहां नवजात का शव था। तो इस अस्पताल के मरीजों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही चल रही है। अब जिम्मेदार इसे गार्ड की लापरवाही बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। कुछ गार्ड की लापरवाही, क्योंकि उसने समय के अंदर जो है ये हमको नहीं बताया था, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है कि वो कुत्ता उसको शव को लेके जाने की कोशिश कर रहा था, और वो थोड़ी दूर गया भी है ना। तो ये क्या है कि गार्ड का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी जानवर अंदर हॉस्पिटल में नहीं घुसे, और ये थोड़ा ज़रा सीरियस बात हो जाती है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर जैसे है तो, है ना। जिस युवती ने टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया वो नाबालिग बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टॉयलेट में बच्चे को जन्म देने के बाद युवती अस्पताल से भाग गई। अब पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। अस्पताल मध्य भारत से भी सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई नवजात शिशु का जो शव है वहाँ पड़ा हुआ है अस्पताल के अंदर बाथरूम में। तो पुलिस टीम को भेजा गया था, तो वहाँ मिला है नवजात शिशु है और उसकी डेथ हो चुकी है। तो तत्काल इसमें जांच की जा रही है और इसका पीएम कराया जा रहा है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में इतना बड़ा अनर्थ आखिर कैसे हुआ? अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर क्यों थी? इस हाल में नाबालिग को अकेले क्यों जाने दिया? अस्पताल में कुत्ते शौचालय तक कैसे पहुंच जा रहे हैं? सरकारी अस्पताल जिम्मेदारियों से कब तक भागेंगे? गर्भवती नाबालिग थी, अस्पताल अलर्ट क्यों नहीं हुआ? ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे, लेकिन क्या अस्पताल प्रबंधन इनका जवाब दे पाएगा? क्या सरकारी अस्पताल में आए दिन होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा? महू से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। महू के जिस मध्य भारत अस्पताल में यह हादसा हुआ है, हमारी संवाददाता तनुश्री देसाई वहां पहुंची। सबसे पहले उन्होंने उस जगह का मुआयना किया जहां ये घटना हुई। उन्हें एक महिला कार्ड भी मिली। देखिए महू के मध्य भारत अस्पताल से तनुश्री की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं यहाँ पे मध्य भारत अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक नवजात बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसकी कल्पना से भी परे, सबकी कल्पनाओं से परे है। यहाँ पर एक कुत्ते ने जो है यहाँ पर एक नवजात बच्ची को घायल किया है, उसको 2 टुकड़ों में जो है काट खाया है। हम जो है यहाँ पे सिक्योरिटी है, महिला सिक्योरिटी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम, यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था, काफ़ी दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है, क्या डिटेल्स है इसकी? मेरी तो 2 बजे से ड्यूटी में यहाँ की महिला गार्ड हूँ और मेरी गायनिक में ड्यूटी है लेबर रूम में। पर हाँ, ये बताया गया था कि इस टॉयलेट में कुछ पार्ट्स पाए गए थे, कुछ पार्ट्स कुछ रास्ते में पाए गए थे। तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? उसके बाद कार्रवाई हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट का मुझे नहीं मालूम, आप यहाँ के इंचार्ज सर से बात कर लीजिए।
और बराबर अभी कार्रवाई चल रही है। वो कौन लोग थे जो अस्पताल में आए थे? इंदौर से आए थे, सीमा सर वगैरह। अच्छा, ये सब नहीं जो लोग आए थे यहाँ पे जिन्होंने जिस नाबालिग बच्ची नहीं, ने- वो अब हमको नहीं मालूम, हो सकता पुलिस वालों को मालूम हो सकता कैमरे में हो, अभी डिटेल इसका कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पर जो ये पीछे आप वॉशरूम देख रहे हैं, पुरुष वॉशरूम है, यहाँ पर भी इनके अनुसार यहाँ पर एक पार्ट मिला था और कुछ पार्ट्स जो है वो अलग अलग जो जगह पे जो पूरा कॉरिडोर है वहाँ पर उस नवजात बच्ची के पार्ट्स पाए गए हैं। काफ़ी दर्दनाक हादसा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कुत्तों का हमला हुआ है। कई बार यहाँ पे जो आवारा कुत्ते हैं वो इस अस्पताल की तरफ आते हैं। कई बार जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने शिकायत भी की है आवारा कुत्तों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये अस्पताल प्रबंधन, सिक्योरिटी और जो नगर निगम है जो लगातार उनके पास शिकायत मिल रही है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई ना करने का अंजाम भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस तरीके से दो अनजान लोग यहाँ पे आते हैं, पर्ची कटवाते हैं, एक नाबालिग बच्ची जो है एक शिशु को जन्म देकर चली जाती है, उतने में ही एक आवारा कुत्ता आता है और उस बच्चे को दर्दनाक मौत भी देकर जाता है। तो फिलहाल ये कई सवाल खड़े करते हैं, कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। जो महिला गार्ड है उनसे भी हमने बातचीत की है, उनके पास अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं है। लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे मौजूद है उनको खंगाला जा रहा है और जो भी सुराग है वो मिलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद हमारी संवाददाता तनुश्री महिला वार्ड में पहुंची, जहां महिलाओं से बात की, उनसे जाना कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या महिलाओं को यहां कोई परेशानी होती है। देखिए रिपोर्ट। इस अस्पताल में जितने भी मरीज़ हैं उनके परिजन हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी है, जो यहाँ पे हॉस्पिटल के प्रबंधन है वो कैसे सभी लोगों का ध्यान रख रहे हैं। हम उन कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आंटी, आप इस अस्पताल में कितने दिनों से हैं? 3 दिन हो गए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी लगती है आपको? अभी तो लोग आती रहती है, अभी जाती रहती है। सिक्योरिटी जो यहाँ पे जांच करते हैं लोग? हाँ, अच्छे हैं, पूछताछ करते हैं। हैं। हम कुछ और जो परिजन हैं यहाँ पे उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी है, क्या तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं है कैसी है? सब अच्छी है हमारे लिए, तो हमारा को सब सुविधा मिली है और सब सुरक्षा अच्छी मिली, सिक्योरिटी भी अच्छी। जो यहाँ पे दरवाजे पे गार्ड खड़े रहते हैं? हाँ जी, खड़े रहते हैं, बिल्कुल खड़े रहते हैं। अच्छा मैम, आपको कितना समय हो गया इस अस्पताल में? हमें 3 दिन हो गए। यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है? अच्छी, ठीक है। हाँ, गार्ड्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे? हाँ, रहते हैं। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? अच्छी, देखने आते रहते हैं मैडम, और जो गेट पे गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, मेल गार्ड्स खड़े रहते हैं क्या? अभी हम आए थे, एक गार्ड देखा था हमने, बाकी तो कुछ रात के समय जब आप घर पे बातचीत करते होंगे तो आपको बता दूंगी कि रात के लोगों का कहना है कि रविवार होने की वजह से थोड़ा सा स्टाफ में कमी देखने को मिल रही है, पर रात में भी गार्ड्स यहाँ पे मौजूद रहते हैं, दिन में भी गार्ड्स यहाँ पे रहते हैं। लगातार यहाँ पे आके रूम में आके पूछताछ करते हैं, लगातार जानकारियाँ भी प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। जो परिजन है वो संतुष्ट है, पर कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक थोड़े से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके स्टाफ में संडे के दिन थोड़ी कमी देखने को मिलती है। तो एक सवाल भी खड़ा होता है कि अस्पताल है तो अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की कितनी स्ट्रिक्टनेस है, और इसी के साथ अगर आप अस्पताल चला रहे हैं तो अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आवारा जानवर अस्पताल में प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है। ये कहते हैं कई तमाम सवाल इस हादसे के बाद खड़े होते हैं। महू के जिस मध्य भारत अस्पताल में यह घटना घटी है, वहां मरीजों से बात करके और अस्पताल की व्यवस्थाओं की पड़ताल करने पर पता चला कि घटना के बाद भी अस्पताल में सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है। अस्पताल के अंदर सिर्फ एक महिला गार्ड मिली। कुछ लोगों ने बताया कि अस्पताल में आवारा कुत्तों का आतंक आज से नहीं, पहले से यहां आवारा कुत्तों के आतंक से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अस्पताल में देख सकते हैं हम अंदर जाके पूरी तरीके से हमने इस अस्पताल को देखा। रविवार का दिन है, हालांकि अस्पताल होने की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छे से होनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ पे किसी प्रकार की सिक्योरिटी फ़िलहाल हमें नहीं दिख रही है। अंदर भी जब हम गए तो अस्पताल खाली था, स्टाफ में भी कुछ ही लोग यहाँ पे मौजूद थे। जब स्टाफ से बातचीत की तब उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, पुलिस के पास मामला दर्ज है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की जांच करने के लिए जो लोग यहाँ पर मौजूद है उसमें 3 डॉक्टर्स और जो सुपरिटेंडेंट है, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, वो यहाँ पे पोस्टमार्टम टीम में मौजूद है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया जा चुका है कि जो शिशु था, नवजात शिशु था, वो बच्ची मृत पैदा हुई थी। हालांकि वो बच्ची इस अस्पताल में कैसे पहुंची, कौन उस बच्ची को लेकर आया, और जो सीसीटीवी फुटेज लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सभी मीडिया चैनल्स पे,
तो एक सवाल उठता है कि वो संदिग्ध लोग कौन थे जो आधी रात को अस्पताल के अंदर आए थे। हालांकि बात ये भी सामने आ रही है कि उन्होंने अस्पताल में पर्ची कटवाई थी और वो यहाँ पर पर्ची कटवाने के बाद यहाँ पे पहुँचे थे। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि कहीं वही दंपत्ति जो यहाँ पे बाइक से आए थे आधी रात को, उन्हीं लोगों ने उस नवजात बच्ची को यहाँ पे छोड़ कर गए हैं। लगातार जांच जारी है। जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने बताया कि अस्पताल में कुल 35 कैमरे हैं, 35 कैमरों की निगरानी की जा रही है, जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वो बच्ची वहाँ पर कैसे पहुँची। और जो आवारा कुत्ते की समस्या है, जो कुत्ते यहाँ पे पहुँचे जिन्होंने उस बच्ची को ले गए उस शौचालय में और कॉरिडोर में जो उस बच्ची के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, वो अस्पताल में कैसे आया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सुपरिटेंडेंट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में अभी तक ऐसा नहीं देखा जा सकता है कि कोई भी कुत्ता अस्पताल के अंदर आया है। तो हो सकता है वो अस्पताल के अंदर ही पहले से मौजूद हो। कई सवाल है, कई प्रमुख सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी भी शेष है, अभी भी बाकी है। लगातार सवालों का जांच किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और जो पुलिस अधिकारी है वो भी लगातार पूछताछ करने में जुटे हुए हैं, जांच करने में जुटे हुए हैं। कई तमाम सवाल है और ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पे आवारा कुत्तों की शिकायत सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन ने पहले भी आवारा कुत्तों को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि कई आवारा कुत्ते लगातार यहाँ पे अस्पताल के अंदर आते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि सुपरिटेंडेंट ने बताया कि जब कुत्ते पकड़ने के लिए यहाँ पे टीम पहुँचती है तो कुछ ही कुत्ते पकड़े जाते हैं, वही कुछ जो है छूट जाते हैं। तो कई तमाम सवाल है, जैसे कि लापरवाही है, सिक्योरिटी, जैसे कि अब मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अभी यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी मुझे नहीं दिख रही है। अंदर भी महिला गार्ड थी, सिर्फ एक महिला गार्ड थी जिससे मैंने बातचीत की है। स्टाफ भी गिनती के ही स्टाफ मेरे को अंदर आज मिले हैं। हालांकि संडे है तो हो सकता है स्टाफ की कमी हो, पर ये हालत हो सकता है हर दिन की हो, क्योंकि हमने परिजनों से भी बातचीत की है। उनका कहना है कि कभी स्टाफ रहता है, कभी स्टाफ नहीं रहता है। कई तमाम सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। महू से अपने कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। महू के मध्य भारत अस्पताल की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। उम्मीद करते हैं इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में बिजली विभाग के अधिकारी खासे परेशान हैं क्योंकि बकायेदारों पर 21 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन कोई बिल भरने को तैयार नहीं। ये बकायेदार कोई और नहीं बल्कि 50 से ज्यादा सरकारी विभाग ही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राजनांदगांव में बिजली विभाग अपने बकायेदारों से परेशान है। करोड़ों की बिजली बिल बकाया है, लेकिन बकायेदार बिल भरने को तैयार नहीं है। ये बकायेदार कोई और नहीं, राजनांदगांव संभाग के 50 सरकारी विभाग हैं। संभाग के 50 सरकारी विभागों पर 21 करोड़ 27 लाख से अधिक का बिजली बिल बकाया है। बार बार नोटिस देने के बाद भी विभागों की तरफ से बिजली बिल नहीं भरा जा रहा है। बकायेदारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है राजनांदगांव नगर निगम, जिस पर 13 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया है। राजनांदगांव जिले में विद्युत विभाग द्वारा बकाया वसूली के लिए लगातार नोटिस शासकीय विभागों को दिया जा रहा है। विद्युत विभाग में करोड़ों रुपए की बकाया राशि अभी जो है विभागों में होनी है, लेकिन अभी तक वसूली जो है नहीं की जा सकी है। विद्युत विभाग लगातार बकाया राशि वसूलने के लिए नोटिस इन विभागों को जारी कर रहा है और पैसे की मांग जो है की जा रही है। वहीं राजनांदगांव में सबसे बड़ा जो बकायेदार है वह नगर निगम है, जहां 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है नगर निगम की बकाया है, जिसको विद्युत विभाग को जो है बिजली बिल का भुगतान किया जाना है। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग और अन्य विभाग हैं, उनमें करोड़ों रुपए की बकाया राशि है। राजनांदगांव में ऐसे 50 से अधिक विभाग हैं जिनमें करोड़ों रुपए जो है विद्युत विभाग का बकाया राशि अभी जो है वसूली किया जाना है। इसको लेकर लगातार विद्युत विभाग संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर रही है और विद्युत बिल की जो बकाया राशि है उसको भुगतान करने को लेकर विद्युत विभाग के द्वारा मांग की जा रही है। विद्युत विभाग के बकायेदारों की लिस्ट में एक से बढ़कर एक नाम है। राजनांदगांव नगर निगम 13 करोड़ 11 लाख रुपए, ग्रामीण विकास विभाग 6 करोड़ 55 लाख रुपए, पुलिस विभाग 27 लाख 76 हजार रुपए, स्वास्थ्य विभाग 25 लाख 77 हजार रुपए, आदिम जाति कल्याण विभाग 19 लाख 35 हजार रुपए। ऐसे करीब 50 से ज्यादा सरकारी विभाग हैं, जिसमें से कई पर लाखों और कई पर हजारों रुपए का बिल बकाया है। राजनांदगांव संभाग के अंदर में लगभग 50 शासकीय विभागों में विभिन्न बकाया राशियों में लगभग 21 करोड़ 27 लाख के आसपास की राशि है। मुख्यतः हमारा
जो बड़ा विभाग है, जिसमें बड़ा बकायादार है, लगभग 13 करोड़ 11 लाख के आसपास नगर निगम विभाग का है, नगरीय विभाग का, और दूसरा ग्रामीण विकास विभाग का लगभग 6 करोड़ 55 लाख रुपए है। और इसकी वसूली के लिए संभागीय स्तर पे पत्र भी लिखा जा चुका है। उम्मीद है कि वसूली जल्द होगी। इस मामले में राजनांदगांव नगर निगम के आयुक्त अतुल विश्वकर्मा का कहना है कि नगर निगम धीरे धीरे बकाया बिल भर रहा है। साथ ही बढ़ते बिल से निजात पाने के लिए अनुपयोगी मीटरों को भी हटवाया जा रहा है। चूंकि नगर निगम का जो बिजली बिल है वो बकाया है, जिसमें हम लगातार अभी उनको पेमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारी डिमांड है उसके अनुसार, और जो हमारी उपलब्धता है उसके हिसाब से हम बिजली विभाग को लगातार पेमेंट करते हैं। और अभी कुछ मीटर्स ऐसे भी हमने चिन्हित किए हैं जिसमें जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, और उसको भी हम डिस्कनेक्ट करने का रिक्वेस्ट किए हुए हैं। वो जैसे ही खत्म होगा तो हमारी कुछ डिमांड भी कम होगी और हम पटाने की स्थिति में बेहतर स्थिति में रहेंगे। अब मामला सरकारी विभागों से जुड़ा है तो बिजली काटने जैसी कार्रवाई तो होने से रही। ऐसे में नोटिस देकर ही बिजली विभाग बिल भुगतान करने की मांग कर रहा है, लेकिन इस नोटिस का असर कितना होगा ये देखना होगा। राजनांदगांव से एनडीटीवी के लिए सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट। नक्सली हिडमा की एक नई तस्वीर सामने आई है, लेकिन वो भी सालों पुरानी बताई जा रही है। ऐसे में नक्सली हिडमा आज कैसा दिखता होगा, ये जानने के लिए हमने एआई का सहारा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। ये है माड़वी हिडमा, छत्तीसगढ़ का वो खूंखार नक्सली जिसके हाथ कई जवानों और मासूम लोगों के खून से रंगे हैं। झीरम घाटी हमला, जवानों के काफिले पर हमले जैसे कई मामलों में ये मोस्ट वांटेड है, और ये है 1 करोड़ के इनामी खूंखार नक्सली हिडमा की सबसे नई तस्वीर। हालांकि तस्वीर कई सालों पुरानी बताई जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि पहली बार ये तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में हिडमा हाथ में ऑटोमेटिक हथियार लिए काले रंग के कपड़े पहने हैं। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो होगी हिडमा की आज की तस्वीर। देखिए आज अगर हिडमा दिखता होगा तो कैसा दिखता होगा, शायद ऐसा। चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी, चेहरे पर दाढ़ी, चौंकिए मत, ये तस्वीरें एआई जनरेटेड है। हाल ही में सामने आई हिडमा की सबसे नई तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर आज के हिसाब से डेवलप कर लिया गया, तो ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर के जरिए ये सामने आया कि ढलती उम्र के साथ शायद हिडमा इस तरह का दिखता होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि आज शायद हिडमा ऐसा दिखता होगा। दोनों तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से एआई का इस्तेमाल करके हिडमा की आज की तरह दिखने वाली तस्वीर डेवलप की गई है। खूंखार नक्सली हिडमा, जिसकी बमुश्किल 2 तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, वो भी इतनी पुरानी कि आज शायद वो किसी के सामने आ भी जाए तो पहचानना मुश्किल होगा। ऐसे में इस एआई जनरेटेड तस्वीर के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज हिडमा दिखता होगा तो शायद ऐसा दिखता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। न जमीन अधिग्रहण हुआ, न टेंडर जारी हुआ, लेकिन भवन का निर्माण शुरू हो गया। जी हां, ये खबर है बेमेतरा की, जहां महिला समृद्धि बाजार योजना के नाम पर भवन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस निर्माण कार्य के लिए न तो जमीन अधिग्रहण किया गया और न ही कोई टेंडर जारी किया गया। इसके बाद से नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में विजय सिन्हा अभी हाल ही में नगर पालिका के अध्यक्ष बनाए गए। अब उनके कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी से सवाल किए गए तो उन्होंने फाइल मंगवाकर जांच कराने की बात कही। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेमेतरा नगर पालिका परिषद में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर वर्तमान अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़े करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं इस वक्त आया हूं एक निर्माण कार्य में। इसे कहा जा रहा है, देखिए कि ये निर्माण कार्य के लिए बकायदा ये कालम खड़े हो गए हैं, बकायदा इसके लिए कालम लगा है। कालम में लगे जो छड़ है, जो जब जंग लगे हुए छड़े हैं, वो अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सेप्टिक के लिए भी ये जो है गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि यहाँ पर सेप्टिक बनाया जा सके। जो जानकारियां मिल रही है, जानकारी के अनुसार पर इस निर्माण कार्य को लेकर जो है महिला समृद्धि बाजार का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा ये पूरे जो है कालम और सब चीज खड़े कर चाहिए। अब लेकिन ये सवाल ये खड़े होते हैं कि
आखिर ये इस प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं इसके लिए किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं लगाया गया है, यह यहाँ सीधा सीधा आरोप है। अब आपको बता दूं कि इसको लेकर जब हमने अधिकारी से बात की तो अधिकारी का कहना है कि वो फाइल मंगाकर देखते हैं। यानी जिस प्रकार से यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष ने इसे बिना टेंडर के अपने चहेते ठेकेदारों पर लेकर जो आरोप लगाए हैं वो वाकई निश्चित दिख रहा है, सामने दिख रहा है। इसको लेकर हालांकि जांच की बात कही है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यह किस योजना के तहत, किस मद के तहत इस पे राशि ठेकेदार को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दिया गया था। जब टेंडर ही नहीं हुआ है तो फिर निर्माण कार्य कैसे शुरू हो गया। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।